कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद का साफ तौर पे कहना है कि तलवारों के दम पर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। देखा जाए तो हमारी सरकार लगातार योजनाओं को लागू करे बिना भेदभाव के सभी तबकों को योजनाओं का लाभ मिला, उसको सबसे ज्यादा मुसलमानों का है। हालांकि उनका कहना है विपक्ष लगातार भ्रमित कर रही है जनता को, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को देखा तो 30 साल तक शासन रहा सपा का, लेकिन क्या काम काज किया गया हमें बताया जाए। पिछले वर्ष को लेकर लगातार हमलावर दिख रहे हैं विपक्ष के पार्टियां, एकजुटता की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताने की बात कर रहे हैं कि आखिर आरक्षण का बात क्यों नहीं किया गया, जब उनकी सरकार में जातिगत जनगणना की क्यों नहीं बात की गई। हमारी सरकार लगातार विकास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस तरीके से 9 साल जो विकास रहा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार कामकाज कर रहे हैं और योजनाओं को बगैर भेदभाव के लागू कर रहे हैं, उसी का नतीजा रहा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में हमारी सरकार बनी और आने वाले 2024 में भी बड़े बहुमत के साथ हम लोकसभा में पहुंचेंगे और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व एक बार समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संगठन में फेरबदल होगा, कई प्रभारी बदले जाएंगे, जिलों की जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको भी बदला जाएगा और इसके अलावा जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ जिस तरह से पहले लखीमपुर और सीतापुर में शिविर लगाकर बातचीत की गई, बूथ स्तर पर मजबूती की बात की गई, उस तरह के कार्यक्रम अब जिलेवार फिर से शुरू किए जाएंगे और अखिलेश यादव इसका हिस्सा होंगे। चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश यादव जल्द ही शिवपाल सिंह यादव का भी कद बढ़ाने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाने वाली है और प्रदेश भर में कई ऐसी सीटें हैं जहां का आकलन समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में मान रही है, वहां पर प्रभारी बनाए जाएंगे और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि कई जो पैराशूट प्रत्याशी होते हैं उनसे बचा जाएगा और पार्टी के पुराने जो नेता हैं उन पर ही दांव लगाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने सभी 8 जोनों में लगातार अतिक्रमण अभियान चलाकर फुटपाथ और जहां जहां लोगों को कब्जे हटाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज कई इलाकों में अभियान चलाया गया, यहाँ त्रिपाठी मिष्ठान भंडार से लेकर के और शुरू करके कैसरबाग चौक, कई इलाकों में जो अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें बड़े बड़े दुकानदार भी चपेटे में आ गए हैं और उनके वर्षों पुराने अतिक्रमण ढहा दिए गए हैं। अब देखना है कि अभियान कैसे लंबे समय तक चल पाता है, क्योंकि नगर आयुक्त ने इसी में साफ कह दिया है कि जो भी अतिक्रमण है, सड़कों पर जिनके कब्जे हैं या जो फुटपाथ कब्जा करे हुए हैं या जो लोग भी नियमों को ताक पर रख करके जो नगर निगम की जमीन पर कब्जा किए हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जाए और उसके लिए कोई भी जो है रियायत न बरती जाए। इसके अलावा यह भी है कि उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। अगर उन्होंने चेतावनी के बाद अपना अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो जुर्माना उन्हें देना होगा। अब देखना है नगर निगम की मुहिम ये कब तक चल पाती है और कब तक अभियान जारी रह पाता है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश में 26 वरिष्ठ आईएएस को जिलों की कमान सौंपी गई है। सरकार ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं वो कब तक पूरी हो पाएंगी, क्या उनमें अपडेट है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे और शासन को सौंपेंगे। 6 तारीख से 8 तारीख तक 26 आईएएस जिलों में रहेंगे और ये सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि 2024 से पहले केंद्र सरकार की सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 26 आईएएस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या कितने जिलों को पास करते हैं या कौन सी परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी लंबित हैं या 2024 के पहले समाप्त नहीं हो पाएंगी, उन पर सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि 2024 के पहले केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है कि सभी योजनाएं पूरी की जाएं, ताकि केंद्र सरकार के योजनाओं के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के दौरान जनता के पास पहुंचे तो आगामी जो योजनाएं हैं उनको जनता के पास ले जा सके और अपने संकल्प पत्र में नई योजनाओं का संकल्प पत्र में जिक्र हो और पुरानी योजनाएं पूरी हो जाएं, ताकि जनता भी ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली सरकार में संकल्प पत्र में योजनाएं या फिर परियोजनाएं संकल्प पत्र में की थी वो अब तक पूरी हो चुकी हैं। अब पूरा अगर कमोबेश अगर बात की जाए तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन आईएएस जो विशेष सचिव या फिर प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस हैं, ये उन योजनाओं को किस तरीके से निगरानी करेंगे, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ सरकार निर्देश देगी, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा।
कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आगरा में तेज रफ्तार कार के कहर ने 6 लोगों की जान ले ली है। दरअसल एक ऑटो में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। मामला थाना खेरागढ़ क्षेत्र का है, जहां सैया से खेरागढ़ के लिए एक ऑटो में 9 सवारियां सवार होकर खेरागढ़ जा रही थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 लोग आगरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रत्येंद्र सिंह का कहना है कि जो कार हादसा हुआ है उसमें जो मृतकों की जान गई है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो घायल हैं उनका उपचार कराया जा रहा है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और चालक अभी फरार है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। बरगढ़ थाने की पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों सहित 4 बाइकों को बाइक चोर गैंग के साथ बरामद किया है। दरअसल ये चोर काफ़ी दिनों से चित्रकूट के अलग अलग हिस्सों से बाइक चुराते थे और उनको कभी मध्य प्रदेश ले जाकर तो कभी मध्य प्रदेश की बाइकों को उत्तर प्रदेश के हिस्से में काट कर बेचने का काम करते थे। अभी बीते दिनों हाल ही में कई बाइक जो है चित्रकूट से चुराई गई थी, जिसको मध्य प्रदेश ले जाकर बेचा गया था। अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी ने इस मामले का प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो बाइक चुराई जाती थी उनको अलग अलग पार्ट करके मध्य प्रदेश के हिस्सों में बेचा जाता था और मध्य प्रदेश के हिस्से में जो बाइक यहाँ चुराई जाती थी उनको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में काट कर बेचा जाता था। दरअसल ये चोर एक मध्य प्रदेश का है तो एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाके का है। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। बुंदेलखंड क्षेत्र की शुरुआत होते ही हमीरपुर जिला स्थित है। हमीरपुर जिले में 2 जीवनदायिनी नदियां हैं, यमुना और बेतवा। मुख्यालय में प्रायः यही 2 नदियां यहां के लोगों के लिए वरदान साबित होती हैं, लेकिन मानसून के आते ही जब इन नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो यही नदियां जमकर कहर बरपाती हैं। इनके कहर से आधा सैकड़ा गाँव प्रभावित होते हैं। पिछली बार भी देखा गया था कि हर साल के रिकॉर्ड इन नदियों ने बाढ़ में तोड़े थे। कई हानियां भी हुई थी और बहुत सारे क्षेत्र पे दिक्कतें भी आई थी, जिनका प्रशासन ने सामना भी किया था। उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने इस बार पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। मौदहा बांध ने मोरा में बोरियां भरवाकर जो भी एंट्री पॉइंट हैं जल के वहां पे लगवाना शुरू कर दी हैं। पंपिंग सेट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों से बात की गई तो उनका ये कहना है कि जो भी पिछले साल दिक्कतें आई थी वो दिक्कत इस साल नहीं आएंगी। जो भी आपके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे चौकियाँ बनाई जा रही हैं, टीमें बनाई जा रही हैं, जो टीमें 24 घंटे जल स्तर पर निगरानी रखेंगी। हमीरपुर मुख्यालय की बात करें तो यहाँ का क्षेत्र बाढ़ अति प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बाढ़ चौकी बनाई गई है और बाढ़ का हर पॉइंट देखने के लिए मुख्यालय पे एक आपका सेंटर बनाया गया है जो पूरे जिले की बाढ़ की निगरानी रखेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग कि इस बार बाढ़ कितना कहर बरपाती है और प्रशासन की तैयारियां कितनी काम आती हैं। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। झांसी जिले में जिस तरह से अग्निकांड हुआ है, इस अग्निकांड से पूरे झांसी जिले में एक दहशत सी हो गई है। यहाँ पर जिस तरह देखा गया है कि झांसी में शॉर्ट सर्किल की वजह से 3 गोदामों में आग लगी है। इससे वहाँ पर जो 7 लोग फंसे हुए थे उनको भी पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें रात्रि के समय बड़े उससे निकाला गया। जिसमें जानकारी अनुसार जो वहाँ पर मौत हुई है उनमें एक महिला समेत 4 लोग थे, जिनको 5 लोगों की मौत हुई है। आज झांसी जिले के डीएम रविंद्र कुमार के द्वारा 5 परिवार के जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की धनराशि की कार्यवाही की गई है। लेकिन जिस परिवार में इतने बड़े शॉर्ट सर्किल से ये पूरे जिले में जिस तरह की बड़ी घटना हुई है, इसको लेकर के भी जिले के अधिकारी डीएम रविंद्र कुमार ने सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि शहर से जिस तरह के हर जगह बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं इनको भी हटा दिया जाए, जिससे बड़ी बड़ी घटनाएं न हो सके। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह परिहार। मैनपुरी जनपद में नहीं रुक रहा है चोरियों का सिलसिला, जारी है चोरियों का सिलसिला। रात भर करती रहती है जनपद मैनपुरी की पुलिस गश्त और मोहल्ले में घरों में होती रहती है चोरियां। हाल ही में अभी हुई मैनपुरी के करहल में करीब आधा दर्जन घरों में हुई चोरियां। लाखों रुपए की चोरियां होने के साथ साथ सोने के गहने और आभूषण लेके चोर हुए फरार। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई की बात की है। हालांकि अब देखने की बात होगी कि पुलिस इन चोरों के ऊपर कब लगाम लगा पाएगी। अब देखने की बात होगी। पुलिस ने मुकदमा तो लिख लिया है, लेकिन जांच में क्या तथ्य आएगा। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी।
पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इसी को लेकर लगातार सरकार पानी बचाने के लिए, फजूल खर्ची के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योजनाएं ज़मीन धरताल पर लेके आ रही है और लगातार प्रयास कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर प्रयास कर रही है कि पानी वेस्टेज ना हो, क्योंकि पानी का स्तर बहुत हद तक गिर चुका है। इसी कवायद में पानी और बिजली को दोनों साथ लाने में एनटीपीसी और जल निगम दोनों ने मिलकर, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक मुहिम बनाई और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिससे जो सीवर का पानी है उससे बिजली बनाई जा सकती है। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है जो ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें अरबों का खर्चा बताया जा रहा है और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाएगा। शहर में सभी जगह पर बाकायदा बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाई जाएगी और पाइपलाइन बिछाने के बाद जितना भी वेस्टेज वाटर है या फिर जितना भी सीवर का पानी है उसको एकत्रित कर करके और उनसे बिजली बनाई जाएगी और उस बिजली से जो किसान अब तक बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है और उनको सिंचाई और भी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, उनको लाभ देने के लिए ये योजना कहीं ना कहीं कारगर साबित भी होती दिखाई पड़ सकती है और कहीं ना कहीं कयास भी इस चीज़ को लगाया जा रहा है। एनटीपीसी की माने तो एनटीपीसी इस प्रपोजल को लेकर प्रशासन को पत्र लिख चुका है और चीज़ें उनको उपलब्ध करा चुका है। अब प्रशासन की अनुमति के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और इससे जो आसपास के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक आराम मिल सकता है, राहत मिल सकती है, जिस कारण उनको सिंचाई के लिए समय से बिजली मिल जाएगी और जो वेस्टेज पानी हो रहा है कहीं ना कहीं वो पानी बच जाएगा और लोगों की ज़िंदगी से जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है वो पानी पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा और लोगों के बीच रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो एनटीपीसी और जल कल विभाग के द्वारा उठाया जा रहा है। इसको लोग जहां एक तरफ सराहनीय कदम भी कह रहे हैं, अब देखना है कि धरताल पे ये सारी चीजें अमली अजामा के लेके ये धरताल पे किस तरह से और कब आती हैं, ये देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट। लव जिहाद के बाद युवती की हत्या के मामले में आज फिर जिला प्रशासन की कार्रवाई, जिला प्रशासन ने चलाया दोबारा फिर बुलडोजर। आपको बता दें 22 जून की रात शादी समारोह में युवती को अगवा कर रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी सोनू सिकंदर को पुलिस ने जेल भेजा था। वहीं सह आरोपी पिता और पुत्र के लिए टीम गठित की थी। टीम गठित करने को चकमा देकर पिता पुत्र फरार चल रहे थे। वहीं कल पिता और पुत्र ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आज वहीं फिर जिला प्रशासन ने मकान पर फिर चलाया है बुलडोजर। बुलडोजर की कार्रवाई से मचा है हड़कंप। आपको बता दें ये मामला 22 जून का था, जहां पर युवती के साथ रेप के बाद हत्या की गई थी। वहीं आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आज दोबारा बुलडोजर चलने के बाद इलाके में मचा है हड़कंप। पिंडी कोतवाली के फरीदपुर गांव में घटी थी घटना। आज बुलडोजर की कार्रवाई फतेहपुर जिले के ज्वालागंज इलाके में चला है बुलडोजर की कार्रवाई से मचा है हड़कंप। फतेहपुर के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। बदायूं जिले में 2 महिलाओं के अधजले शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें पूरा मामला जो है जनपद बदायूं के उषै थाना क्षेत्र के झजरऊ गांव के पास का है, जहां पर 2 महिलाओं के अधजले शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इसकी जानकारी एसएसपी को दी। एसएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने इस पूरे मामले के खुलासे के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि महिला के शव फेंके जाने की हत्या की आशंका जताई जा रही है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय के अवकाश होने के बाद बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। वहीं पर विद्यालयों में पुस्तकों के बंडल बुलवाए जा रहे हैं और साफ सफाई भी की जा रही है। मीडिया से बचने के लिए स्कूल के गेटों पे ताला जड़ दिया जा रहा है, तो कहीं मीडिया के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। आखिर मीडिया के कैमरे से गुरु जी को डर क्यों लगता है?
कानपुर के नई सड़क की हिंसा के लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, परंतु आज भी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसमें चौंकाने वाले राज खुल रहे हैं। ऐसे ही आज एक वाकया आया जब कानपुर कमिश्नर ऑफिस में एक शिकायत आई, जिसमें वसीम राइडर, जो कि हमराज कॉम्प्लेक्स के निदेशक भी थे तथा फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के साथ मिलकर कार्य करते थे, उन्होंने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी तथा उनके चाचा मेराज सोलंकी पर 3.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बिना उनकी जानकारी के जमीनें खरीदी गई, फ्लैट बनाए गए, बेचे गए तथा उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया। इस तरीके से ये पूरा 420 का मामला बनता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और ऐसे कौन कौन से राज खुल के सामने आएंगे, जिससे कि सपा विधायक इरफान सोलंकी तथा उनके परिवार के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, उसका अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि चोरों ने कानपुर में तीसरे कार शोरूम को अपना निशाना बनाया और तिजोरी में रखे 9,20,000 रुपए चुराकर पुलिस को एक बार फिर से खुली चुनौती दे दी है। इसके पहले भी चोरों ने महाराजपुर के रूमा में स्थित टोयोटा कार के शोरूम को अपना निशाना बनाया था और 59 लाख रुपए की चोरी की थी। पनकी स्थित किया कार के शोरूम को भी चोर अपना निशाना बना चुके हैं। हालांकि पुलिस दोनों चोरी की घटनाओं का खुलासा कर चुकी है, चोरों को जेल भेज चुकी है और नकदी भी बरामद कर चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कार शोरूम को ही अपना निशाना बनाकर चोरों ने पुलिस को सीधे सीधे चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस चोरी की घटना का खुलासा जल्द करने का दावा कर रही है और साथ ही साथ कार शोरूम के मैनेजर को फटकार भी लगाई है कि 2 चोरी हो जाने के बाद भी शोरूम के में कैश आखिर क्यों छोड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने अब सभी कार शोरूम मालिकों से आग्रह भी किया है कि किसी भी तरह से नकदी को शोरूम में ना छोड़ा जाए और एहतियात बरती जाए। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। भदोही जनपद के ज्ञानपुर सदर तहसील में एक वीडियो तेजी से वायरल रहा है। यह वीडियो ज्ञानपुर सदर तहसील में अधिवक्ता का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अधिवक्ता अपनी एसडीएम उप जिला अधिकारी ऊपर भारी भड़ास निकाल रहे हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि उप जिला अधिकारी जब से पदभार ज्ञानपुर सदर तहसील में किए हैं, तब से ना ही अधिवक्ताओं से मिलते हैं, ना ही आम लोगों से मिलते हैं। अधिवक्ताओं में इसमें भारी आक्रोश देखा गया है। अधिवक्ताओं की मांग है कि अगर से हम लोगों से नहीं मिले, जनता में से नहीं मिले, तो इस पे हम प्रदर्शन करने से बात हो गए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं की नाराजगी सदर तहसील में देखी जा सकती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल देख लीजिए यह डीएम साहब वीडियो, आखिर इन सब अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। संगम नगरी प्रयागराज के हम लीडर रोड पर खड़े हैं। ये वो मुख्य मार्ग है जो प्रयागराज जंक्शन से संगम को जोड़ता है। कुंभ के दौरान और माघ मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु इसी सड़क से माघ मेले के लिए जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर दवा मार्केट है और दवा मार्केट में जिस तरह से अतिक्रमण है, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उनके पास अपनी पार्किंग नहीं है और पीडीए ने आज तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ा ये भी सवाल खड़ा होता है कि बिना पार्किंग के कैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास हुआ और कैसे यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। गुजरने वालों को यहाँ वाहन भी चींटी की तरह रेंगते हैं। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि ये दवा मार्केट है और सड़क पर दवा के दुकानदारों ने भी इंक्रोचमेंट कर रखा है और अतिक्रमण है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरह से दवा व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण है, उससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। जब भी यहाँ कार्रवाई की बात होती है तो चर्चा होती है यहाँ पर स्ट्राइक की, जिसके बाद पुलिस भी अपने कदम वापस ले लेती है। अब देखना होगा जिम्मेदार इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं या फिर रीडर रोड से इसी तरह से गुजरने वाले लोग जाम के झाम से परेशान होते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते नगर निगम के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो आबादी क्षेत्रों में पानी की समस्याओं रोजाना बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर आज नगला मसानी की महिलाओं ने डिब्बा, बाल्टी एवं बच्चों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि पानी की कमी के चलते पीने को पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं स्कूल जाने के लिए बच्चों को पानी की दिक्कत होकर
सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इसी को लेकर महिलाओं ने बताया कि नगर निगम को कई बार शिकायतें भी की हैं, लेकिन आज तक कोई इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसको लेकर जनता त्राही त्राही मचाई हुई है। आज जनता का कहना है कि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। जनता टीवी के लिए अलीगढ़ से ज़ैड खान की रिपोर्ट। सावन के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन का महीना शुरू होने के बाद शहर के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवालयों को भव्य ढंग से सजाया गया है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन का पवित्र महीना होता है और इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। हमारे शाहजहांपुर में फरुखाबाद और मिर्जापुर स्थित ढाई घाट से जल लेकर भक्तगण गोला गोकर्णनाथ जाते हैं और भगवान भोले का जलाभिषेक करते हैं। यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो शाहजहांपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम किए हैं। हर मंदिर में पुलिसकर्मी तैनात किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सावन का महीना 2 महीने का होने वाला है। ऐसा 19 साल बाद हुआ है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।